वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अजय है और आज हम क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स को ना हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि एक्चुअली मोशन होता क्या है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ ना तो कोई भी बॉडी जैसे कि नॉन लिविंग लिविंग आप कोई भी बॉडी ले लीजिए, तो कोई भी बॉडी अगर अपनी इनिशियल पोजीशन को समय के साथ टाइम के रेस्पेक्ट में बदलता है ना, डैट मीन्स बॉडी जो है मोशन में है, मोशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये है इनिशियल पॉइंट एंड एक स्कूटी अगर हम यहाँ रखते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि इनिशियल पॉइंट से समय के साथ अगर ये स्कूटी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, डैट मीन्स ये स्कूटी मोशन में है, मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था। हम इसके डेफिनेशन को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन था। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल था। अभी हम इसके डेफिनेशन को और सुधारते हैं और एक्यूरेट वे में समझने की कोशिश करते हैं। अभी सुधारने का क्या मतलब है, लिसन। अ बॉडी, पहले इसको डेफिनेशन को सुन लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। सिंपल सा इसका कहने का यही सेंस है कि अगर हम इससे एज अ रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट मतलब ये स्टेशनरी बॉडी है, रुकी हुई है, ठीक है। एंड स्कूटी, हम फिर से स्कूटी का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और इसके रेफरेंस में, इसके रेस्पेक्ट में ये स्कूटी जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ टाइम, समय के साथ इसके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। डैट मीन्स ये स्कूटी मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है और यही एक्यूरेट डेफिनेशन है जो कि हमें जानना चाहिए। अभी और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे एक बॉल का एग्जांपल ले लेते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट हो गया एंड ये पांडु बॉल हो गया। इसको अगर ये अभी स्टेशनरी स्टेट में है, इसके रेस्पेक्ट में ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको मूव कराते हैं, सी बॉल जो है मूव कर गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि बॉल जो है इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को कैसे चेंज कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है ना। तो टाइम के साथ साथ ये अपनी पोजीशन को अगर चेंज करता है, डैट मीन्स ये मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये मोशन का डेफिनेशन है। तो बहुत ईजी था, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए इसे। तो अभी मैं कुछ और ये बात बताना चाहूँगा कि अभी तक तो ये था कि हाँ ये रेफरेंस पॉइंट थी एंड बॉल था। अभी हम रेफरेंस पॉइंट को अगर हटा देते हैं, मूव कर देते हैं ना, और फिर बॉल को मूव कराते हैं, तब भी हमें ये बॉल जो है ना मोशन में नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो स्टेशनरी पॉइंट मिल रहा है ना, स्टेशनरी पॉइंट मिल रहा है वो हमारा कैमरा है। यहाँ पे कैमरा एज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हमें बॉल जो है ना मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। अदरवाइज अगर हम इस कैमरे को भी ना बॉल के साथ साथ मूव कराते हैं तो हमारा जो बॉल का मोशन देख रहे हैं वो हम नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। हमें लगेगा कि बॉल जो है वो स्टेशनरी स्टेट में रुका हुआ, क्योंकि वो हमारे साथ साथ मूव कर रहा है।
तो हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम एक बस का एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि जनरली बहुत ही सिंपल एग्जांपल है और इसको बच्चों को समझाया जाता है इसी एग्जांपल के थ्रू। एक बस है, बस के अंदर दो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। मान लेते हैं उनका नेम जो है वो चंकू पंकू है। और चंकू पंकू को देखता है तो चंकू क्या क्या नोटिस करेगा? चंकू नोटिस करेगा जो पंकू है वो स्टेशनरी स्टेट में है, मतलब वो बैठा हुआ हिल नहीं रहा है, रुका हुआ है, उसमें कोई मोशन नहीं है। पर क्या ऐसा सही है? अगर आप नोटिस करें तो बस के बाहर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, बहुत सारे इंसान होंगे जो ये नोटिस करेंगे कि बस जो है वो तो मूविंग स्टेट में है, मतलब चंकू पंकू भी मूव कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये हो क्या रहा है कि चंकू को तो पंकु रुका हुआ लग रहा है, लेकिन जो बस के बाहर है ना वो चंकू पंकु दोनों को मूविंग करते हुए मोशन में नजर आएंगे। तो ये सब खेलना सिर्फ रेफरेंस एंड रेस्पेक्ट का है। इसी के थ्रू हम जो मोशन का एक डेफिनेशन है उसको एक्यूरेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी और सारा एग्जाम्पल है, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि वाइस वर्सा चंकू पंकू को क्या फील होगा कि जो बाहर के ऑब्जेक्ट है ना वो मोशन में। पर ऐसा तो है नहीं, हमें वो रिलेटिव मोशन के वजह से ऐसा फील हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब रिलेटिव मोशन आपको मैं अभी समझाऊंगा, पहले इसके पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी अर्थ का एग्जांपल लेते हैं। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर 1670 किलोमीटर पर आवर स्पीड से घूमती है, मूव करती है। आप लोग सुने होंगे कि अर्थ जो होती है, ये अर्थ अगर हम एज ए एग्जांपल ले लेते हैं, बस ये अर्थ है अगर, तो ये अपनी एक्सिस पर ये मूव करती, रोटेट करती है। और उसका स्पीड कितना होता है? 1670 किलोमीटर पर आवर। और इसके साथ साथ इवन ये सन का भी रिवॉल्व करती है, रेवोल्यूशन करती है, सन के चारों ओर भी घूमती है। और उसका स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। पर हमें ये तो फील होता ही नहीं है, हमें लगता है कि हम तो रुके हुए हैं, हमारे अंदर जो मोशन है वो कोई किसी टाइप का मोशन ही नहीं है। तो ये रीज़न ये है कि जो हम लोग हैं ना, हम लोग अर्थ के रेस्पेक्ट में और अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है ना उसके रेस्पेक्ट में कोई मोशन परफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं। अर्थ जैसे जैसे घूम रहा है उसके साथ साथ हम भी घूमते जा रहे हैं, तो हमें वो मोशन नज़र ही नहीं आ रहा है। और ये किसके वजह से? रिलेटिव मोशन के वजह से, क्योंकि अर्थ और हमारे बीच में कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, जीरो है। तो रिलेटिव मोशन को पहले हम समझा ही देते हैं, अदरवाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये हम ले लेते हैं, एक ट्रक ले लेते हैं और एक स्कूटी ले लेते हैं। अभी देखते हैं कि ट्रक एंड स्कूटी दोनों सेम स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। पर अगर हम थोड़ी देर के लिए इस स्कूटी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ना, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन नज़र आने लगेगा। कहने का सेंस यही है कि जब ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव मोशन जीरो है। उसको लगेगा कि ये ट्रक मेरे साथ साथ ही मतलब रुकी हुई है, कहीं मूव नहीं कर रही है। उसको ये लगेगा कि ट्रक रुका हुआ है, और ट्रक वाले को लगेगा कि ये स्कूटी वाला रुका हुआ है। पर जहाँ इनमें से कोई भी एक अपनी मोशन को, अपनी स्पीड को ऊपर नीचे करता है, तब रिलेटिव मोशन नज़र आने लगेगी। तब लगेगा कि हाँ कुछ डिफरेंस है, स्कूटी मूविंग में है, मोशन में है, और ये ट्रक पीछे की तरफ जाता हुआ नज़र फील होगा कि हाँ ये जो ट्रक है वो पीछे जा रहा है। तो ओवरऑल रिलेटिव मोशन यही होता है। अभी हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, मैं जैसे बता रहा था कि अर्थ वाला एग्जाम्पल, जिसमें हमें फील होता है कि मतलब सन के चारों ओर भी चक्कर लगाता है, रोटेट करता है, और इवन अपनी एक्सिस पे भी अर्थ रोटेट करता है, मूव करता है, लेकिन हमें फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम दोनों के रेस्पेक्ट में तो रिलेटिव मोशन जीरो है। पर जो आउटर स्पेस होंगे, आउटर स्पेस में ढेर सारे प्लैनेट्स होंगे, मून टेरेस्ट्रियल बॉडी जो भी होंगे, वहाँ से अगर नोटिस किया जाए ना,
तो हमारा वो लोग नोटिस करेंगे कि हाँ अर्थ मूव कर रहा है, हम लोग मूव कर रहे हैं, हम लोग एक मोशन में हैं। तो ये ओवरऑल रेस्पेक्ट एंड रेफरेंस का ही एक पॉइंट है, मतलब इसके ही रेस्पेक्ट में हम समझ सकते हैं कि मोशन एक्चुअली होता क्या है। अभी ढेर सारे और एग्जाम्पल है, आप अपने ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगल बगल कौन से एग्जाम्पल है, कौन सी बॉडी है किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रही है। मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ तो हम एयर का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें एयर में ढेर सारे गैसेस पार्टिकल्स होते हैं। इवन पार्टिकल्स भी ना आपस मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करते हैं। तो यहाँ भी मोशन नज़र आता है हमारे अगल बगल। अभी मोशन तो समझ आ गया होगा, अभी इसके कॉजेज और इसके कारण, मतलब इसके क्या कारण है कि मोशन परफॉर्म करता है, कोई भी बॉडी मूव करती है, क्या रीज़न है ये देखेंगे। और मोशन से रिलेटेड, इससे एसोसिएटेड टर्म्स जो होंगे ना, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जैसे डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो मोशन तो समझ आ गया। एंड नाउ कॉजेज को देख लेते हैं। कारण ये कि किसी भी बॉडी, मतलब एक एग्जांपल है, किसी बॉडी पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो बॉडी मूव करती है, उसमें मोशन आता है। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये कोई एक बॉडी ले लेते हैं, कोई एक ट्रक ले लेते हैं, और इस पे जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये ट्रक मूव नहीं करेगा। और यही कॉज है, यही रीज़न है बॉडी का मूव करने का। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलेगा बॉडी मूव नहीं करेगी। और कोई भी बॉडी मूव करती है तो एक टाइम बाद, एक सर्टेन टाइम बाद वो रुकती भी है। यस, तो उसका भी कॉजेज होगा, उसका भी रीज़न होगा। चलो उसको भी देख लेते हैं। उसके कुछ रीजन, कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक ग्राउंड फ्रिक्शन, और पॉसिबल है कि एयर फ्रिक्शन भी लगे। और मैं अभी पूछूंगा कि ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, ग्रेविटी किसी बॉडी को रोकने के लिए इफेक्ट डालती है कि नहीं, ये आप लोग सोचिएगा, मैं अभी बताऊंगा। तो ग्राउंड फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन मैटर करता है एक्चुअली। किसी बॉडी को हॉरिजेंटली अगर मोशन कर रहा है बॉडी, तो उसको रुकने में जो इफेक्ट डालता है वो ग्राउंड फ्रिक्शन होता है और एयर फ्रिक्शन होता है। तो ग्राउंड फ्रिक्शन को पहले समझते हैं। अगर ये ग्राउंड है और ये एक बॉल है, ठीक है, अभी बॉल जो है ना वो स्टेशनरी स्टेट में है, रुकी हुई है। अभी हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो जो ये बॉल है वो मूव करना शुरू कर जाएगा। बॉल मूव करेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन इस पर एक फोर्स एक फ्रिक्शन लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में बाय द ग्राउंड। मतलब ये जो ग्राउंड होगी ना वो अपोजिट डायरेक्शन में इस बॉल पे फोर्स लगाएगी उसको रोकने के लिए। एंड एयर फ्रिक्शन भी मैटर करता है, लेकिन एयर फ्रिक्शन कब मैटर करता है मैं अभी बताऊंगा। अभी ग्राउंड फ्रिक्शन ही मेन रीज़न होता है इस बॉल को रोकने के लिए। अभी एयर फ्रिक्शन को समझ लेते हैं। एयर फ्रिक्शन जो होता है जनरली जो जिनका सरफेस एरिया बड़ी होती है ना उन पे काम करता है, या बहुत लाइटर वेट की होती हैं उन पर काम करता है। जैसे कि आप लोग सेल बोट देखे होंगे, ऐसे कुछ बोट होता है एंड ऊपर कुछ होता है ना, ये सेल लगी होती है, वो जो पाल लगी होती है। तो एयर यहाँ पर मैटर कर जाता है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन या एक प्रेशर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। बट बॉल की सरफेस एरिया इतनी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो दो फैक्टर होते हैं जनरली इस बॉल को रोकने के लिए। अभी ग्रेविटी वाले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी भी लगेगी, ऑफकोर्स ग्रेविटी भी लगेगी, लेकिन ग्रेविटी बॉल को रोकने में कोई रोल नहीं प्ले करता है। इस बॉल रोक ही नहीं पाता है इसको, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है ये अपवर्ड एंड
डाउनवर्ड फैक्टर्स पर ही इफेक्ट करता है, मतलब बॉल अगर ऊपर मूव कर रही है तब ये इफेक्ट करेगा, और अगर बॉल नीचे आ रही तब इफेक्ट करेगा, तब ग्रेविटी अपनी रोल प्ले करता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल पोर्शन में देखा जाए तो बॉल का ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है। और आगे जाकर आप इसको स्टडी करेंगे, मतलब प्रूव करेंगे कि एक्चुअली ग्रेविटी का रोल कैसे क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा एक फॉर्मूला होता है, क्लास 11th में आप वेक्टर चैप्टर में भी नहीं, आगे वर्क एनर्जी में पढ़ सकते हैं। तो फोर्स जो ग्रेविटी द्वारा फोर्स लग रहा है वो होगा, एंड एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, जो बॉल की डिस्प्लेसमेंट होगी ना, वो बॉल इधर मूव करेगा, वो एस हो गया। एंड कॉस थीटा, थीटा जो हो रहा है वो 90 हो जा रहा है यहाँ पर। अगर नोटिस करो ये फोर्स एंड ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एंगल जो हो रहा है वो 90 डिग्री बन जा रहा है, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ओवरऑल वर्क 0 हो जा रहा है। डैट मीन्स ग्रेविटी जो ना वर्क अप्लाई कर रहा है फोर्स के द्वारा, अपनी फोर्स के द्वारा, वो 0 हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रेविटी का रोल नहीं होता है हॉरिजॉन्टली, अगर देखा जाए, नोटिस किया जाए तो ओवरऑल दो फैक्टर ही मेन मायने रखते हैं, एक ग्राउंड फ्रिक्शन और एक एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन का रोल बहुत कम होता है। तो ये तो ग्राउंड की बात हुई। अगर हम बॉल को ऊपर हवा में भी उछालते हैं, तो भी तो बॉल बाद में फिर रुक ही जाता है। तो लोग कहेंगे कि सर आपने बताया कि एयर फ्रिक्शन तो मैटर ही नहीं करता है, और यहाँ ग्राउंड फ्रिक्शन तो मिल ही नहीं रहा है। तो ग्राउंड फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, पर अब यहाँ पे ग्रेविटी का रोल आ गया ना। अभी ग्रेविटी ऊपर से नीचे बॉल को खींचना शुरू करेगी, ये ग्रेविटी अपना रोल प्ले कर रहा है, एंड ये बॉल का डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट है, वो नीचे जा रहा है, मतलब बॉल अब नीचे आना शुरू कर रही है। एंड देन ऐसे बढ़ते बढ़ते एक ग्राउंड पे आके फिर वो ग्राउंड पे वापस आ जाएगी, एंड थोड़ी देर वो ग्राउंड पर ट्रैवल करेगी, एंड एट द एंड वो रुक जाएगी। तो यहाँ पर एयर में तो ग्रेविटी का रोल है, लेकिन ग्राउंड पर नहीं। तो ये कॉजेज हो गए रुकने का भी एंड मोशन का भी। वैसे तो बॉडी के रुकने का अब मीडियम का भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, मतलब मीडियम देखा जाए, अगर वाटर देखा जाए तो वाटर में कोई इंसान अगर स्विम कर रहा है, तैर रहा है, तो वो ज़्यादा, मतलब वहाँ तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर जो होता है, वाटर की जो डेंसिटी होती है कंपेटिवली एयर से बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मीडियम मैटर कर जाता है। पर अब हम एक बात और नोटिस कर लेते हैं कि बॉल हमेशा स्टेशनरी स्टेट में तब रहेगा जब इस पे एक फोर्स इधर लग रही है और अपोजिट फोर्स लग रही है, और दोनों फोर्स इक्वल है। दोनों फोर्स अगर इक्वल है तभी ये बॉल रुकी हुई रहेगी। और या तो एक और रीज़न हो सकता है कि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा हो, या तो कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, और या तो फोर्स लग रहे हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा हो, या सारे फोर्स जो लग रहे हैं वो इक्वल हो, वो मतलब रिजल्टेंट जो फोर्सेस हो वो 0 हो जाए। इसी कंडीशन में ये जो बॉल है वो स्टेशनरी स्टेट में रह सकता है, अदरवाइज ये मूव करना शुरू कर देगा। तो अभी हमने कॉजेज तो देख लिए हैं, अभी जो मोशन से रिलेटेड टर्म्स हैं और उससे जो रिलेटेड टर्म्स और फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं, उनको हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो बॉडी अगर मूव कर रही है, मोशन में है बॉडी, तो वहाँ पर आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा, टाइम देखने को मिलेगा, वेलोसिटी एंड स्पीड, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, इवन डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो ये समझ लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। पहले हम इनको एक बार देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या है, और फिर इसके आगे हम समझेंगे इसका डेफिनेशन के थ्रू। डिस्टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं दूरी, इसकी SI यूनिट मीटर होती है। और डिस्प्लेसमेंट जिसका हिंदी में जिसको हम बोलते हैं विस्थापन, और इसकी भी यूनिट सेम होती है मीटर। अभी हम इसको आगे समझ लेंगे ये होता क्या है।
टाइम जिसको हिंदी में बोलते हैं समय, और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो सेकेंड होती है। थर्ड वेलोसिटी या स्पीड, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। एंड फोर्थ है एक्सीलरेशन रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन को हिंदी में बोले तो त्वरण और रिटार्डेशन को हिंदी में बोले तो मंदन। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। वेलोसिटी की भी हिंदी वेग होती है एंड स्पीड की हिंदी चाल होती है। अभी डिस्टेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्टेंस हाउ मच, डेफिनेशन है हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट अपने मोशन के दौरान, पूरे मोशन के दौरान जितनी ग्राउंड, ये ग्राउंड कवर कर रहा है ना, जितनी ग्राउंड कवर कर रहा है, यही इसका डिस्टेंस कहलाएगा। ये पूरे मोशन के समय ये जो पार्टिकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो जितना ग्राउंड कवर करेगा वही उसका डिस्टेंस कहलाएगा, और जिसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। अभी बगल वाला डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है हाउ मच पाथ इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये तो डिस्टेंस हो गया था। अगर हम देखें कि स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट से पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो आई होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा। अभी वेलोसिटी एंड स्पीड भी देख लेते हैं, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अभी एक्सेलरेशन को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए पिंकू है और ये एक टी शॉप है जो कि 60 मीटर की डिस्टेंस पे है। अभी इनिशियली तो डिस्टेंस 0 है, टाइम भी 0 है। मान लेते हैं कि इस 60 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में पिंकू को 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो यहाँ से जो अभी फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं स्पीड वेलोसिटी की, तो वहाँ से हम नोटिस करेंगे d/t 60/1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड्स विच इज़ 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड वेलोसिटी मिलेगी। तो ये तो स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई। अभी हमें एक्सेलरेशन जानना है। तो एक्सेलरेशन देखते हैं कि अगर पिंकू ऐसे 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, जा रहा है, और अचानक वो स्पीड अपनी बढ़ा देता है। अभी तो वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, वो अपनी स्पीड अगर वो बढ़ा देता है और 2 मीटर पर सेकेंड कर देता है, 2 मीटर पर सेकेंड कर देता है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में मान लेते ये 30 सेकेंड्स था एंड ये 31 सेकेंड, 30वें सेकेंड्स पे तक ये 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चला एंड 31 सेकेंड पर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड कर लिया। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड इन दिस पर्टिकुलर टाइम ही एक्सेलरेशन होता है। उसका फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इसमें अगर हम पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो जो फाइनल है, जो दूसरी वेलोसिटी है, और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी v2 विच इज़ 2 एंड इनिशियल 1 एंड डिवाइडेड बाय 31 एंड 30 सेकेंड्स में डिफरेंस 1 का ही है, t2 माइनस t1 1। तो ये बनता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 1 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर का बनता है। अभी रिटार्डेशन भी इसका अपोजिट ही होता है। जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है और अचानक वो 1 मीटर पर सेकेंड कर देता है, 2 की स्पीड से चलता है एंड 1 कर देता है, तब फॉर्मूले में हम पुट करेंगे ना तो फाइनल होगा 1 एंड इनिशियल 2 होगा। क्या होगा? 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय इस पर्टिकुलर टाइम कौन सा है? 1 है। तो यहाँ पे -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस यही शो करता है कि बॉल जो हो रही है वो रुक रही है, रिटार्ड हो रही है, डिक्लेरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे हम जो कंटेंट्स बचे हैं, जो टॉपिक्स बचे हैं, उनको हम स्टडी करेंगे फर्दर वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय। मान लेते ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, और ये एक बंदा है जिसका नाम पिंकू रख लेते हैं, पिंकू है, पिंकू है जो दौड़ रहा है या वॉक कर रहा है, ठीक है। और ये इसकी इनिशियल पॉइंट है, तो मतलब इसकी जो डिस्टेंस है अभी वो 0 डिस्टेंस पे है, मतलब अभी तो ये चला ही नहीं है, वॉक ही नहीं किया है, और ये अभी कोई समय भी नहीं लिया है वॉक करने में। तो डी एंड टी दोनों 0 है, डी डिस्टेंस है एंड टी टाइम है। अभी ये वॉक करना शुरू किया और चलता गया, और एक पॉइंट में अगर मान लेते हैं ये इसका स्कूल है, ठीक है, बस ऐसे ही समझने के लिए, ये एक स्कूल है इसका, और ये डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर है। और इसको डिस्टेंस कवर करने में, इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम जो लगता है वो कितना लगता है? 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे का टाइम लगता है। तो डिस्टेंस एंड टाइम तो हम ऑलरेडी समझ गए हैं, हमें स्पीड और वेलोसिटी समझनी है। तो इस पूरे सिनेरियो से आप ये देखिए कि इस पिंकू को, एक सेकेंड, इस पिंकू को 10 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटा लगता है। तो इसका जो स्पीड होगा वो d/t, मतलब 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 आवर्स विच इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा कि अभी यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 ही होगा। तो 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर कवर करता है, यही इसकी स्पीड कहलाएगी। अभी स्पीड एंड वेलोसिटी में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर पिंकू पहले ईस्ट में जाता है एंड देन फिर वो नॉर्थ पे चला जाता है, यस दिख रहा होगा, नॉर्थ पे चला जाता है एंड फिर वो फिर से वापस ईस्ट में जाता है, मतलब ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो जहाँ डायरेक्शन चेंज होता है वहाँ पे स्पीड नहीं होता है, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, मतलब वेलोसिटी लेते हैं यहाँ पर। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन यूनिट दोनों का सेम होता है। तो ओवरऑल स्पीड एंड वेलोसिटी हमने देख लिया। अभी एक्सेलरेशन को भी समझ लेते हैं। अभी पहले हम यूनिफॉर्म मोशन को समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? हमने देखा कि पिंकू जो है वो 10 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करता है। मान लेते हैं अगला 10 किलोमीटर भी वो 2 घंटे में कवर करता है, अगला 10 किलोमीटर भी वो 2 घंटे में कवर करता है, अगला 10 किलोमीटर भी वो 2 घंटे में कवर करता है। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, वो यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रहा है, मतलब वो सेम स्पीड से ही ट्रैवल कर रहा है जो एक लाइन शो करेगा। ये यूनिफॉर्म मोशन होता है।